हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे इको। इको का हमारा छठा लेसन यानी चैप्टर 6 बेरोज़गारी चल रहा था। हमने कल पढ़ा कि बेरोज़गारी क्या होती है और उसके प्रकार क्या क्या है। तो उसके प्रकार में हमने 4 प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण और खुली बेरोज़गारी, यानी संपूर्ण बेरोज़गारी क्या होती है या फिर खुली बेरोज़गारी किसे कहते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो। प्रवर्तमान यानी उस समय की वेतन दर पर काम करने के लिए तैयार हो जाता हो और अपेक्षित योग्यता भी रखता हो और उसके पास योग्यता भी हो, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध न हो, तो वे संपूर्ण रूप से बेरोजगार या खुले बेरोजगार कही जाएगी। यानी वो रेडी भी हो गए, तैयार भी हो गए कि जो भी वेतन चल रहा है उस स्तर पर उन्हें मिल जाए, लेकिन और योग्यता भी है, फिर भी उनको रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहेंगे, संपूर्ण बेरोजगार, यानी कुछ भी उनके पास काम नहीं है, या फिर खुली बेरोजगारी कहा जाता है। सामान्य रूप से जिस देश में श्रम की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस देश में श्रम की पूर्ति यानी मेहनत करने वाले लोग काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं और शहरीकरण की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र हो, और जहाँ पर शहर के तरीके से टेक्नोलॉजिकल वगैरह प्रक्रिया भी हो, वहाँ संपूर्ण बेरोजगारी का वृद्धि दर ऊंचा देखने को मिलता है, क्योंकि मेहनत करने वाले भी बहुत है और शहरों में भी काम करने वाले, लेकिन उनको रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि ऐसे में बेरोज़गार बहुत अधिक ऊपर की ओर देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे लोग बेरोज़गार दिखाई देते हैं। इस प्रकार की बेरोज़गारी गाँव की अपेक्षा शहरों में विशेष देखने को मिलती है, क्योंकि गांव में क्यों नहीं मिलती कि गांव में तो खेती वगैरह होती है, तो किसान वगैरह खेती वगैरह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन शहरों में वो क्या करें। शहरों में तो जब भी व्यक्ति आता है जो भी वो योग्य रखता है, अब शहर में आ गया और वो जो भी वेतन मिल रहा है उसके लिए तैयार भी, लेकिन फिर भी उसको रोज़गार नहीं मिल पाता। तो ज़्यादा बेरोज़गारी कहाँ देखने को मिली, शहरों में, जिसमें ज़्यादातर खुले बेरोज़गार जो गाँव से शहरी और काम के तलाश में आए हुए व्यक्ति। अब गाँव में जब खेती बाड़ी है तो लगता है कि चलो अपने घर वाले संभाल लेंगे, हम कोई और दूसरा काम करते हैं, तो वो कहाँ चले जाते हैं, गाँव को छोड़कर शहर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन शहर में भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। संपूर्ण बेरोज़गारी का सामना सामान्य तौर पर शिक्षित और तालीमहीन व्यक्तियों को अधिक करना पड़ता है। एक तो वो शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए आते हैं कि चलो अपन अपना कोई अच्छा सा काम कर लेंगे शहर में जा कर के, और फिर दूसरा कि उनके पास है ना शिक्षित की तालीम, यानी जो उनको कई कंपनियां ऐसी होती है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है या प्रशिक्षित व्यक्तियों को लेना होता है, तो उनको फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि उनको कई काम ऐसे होते हैं जो उन्हें आते ही नहीं है संपूर्ण, तो फिर वो क्या कहलाते हैं, बेरोज़गार होते हैं। संपूर्ण बेरोज़गार व्यक्ति काम करने में सक्षम होने के बावजूद काम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी पूरे बेरोज़गार व्यक्ति किसे कहते हैं, जो को काम करने के योग्य भी है, सक्षम भी है, लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, अपितु वे संपूर्ण उपभोग और खर्च तो करते ही हैं। अब काम में तो चीज़ें चाहिए उनको, खाने पीने की, रहने की, तो उसमें भी खर्चा तो होता ही है, इसीलिए वह अर्थतंत्र के लिए बाज रूप है। अब अर्थतंत्र के लिए क्या है, मतलब जब उनके हाथ में पैसा नहीं है, कमाएंगे नहीं, तो वो एक बोझी वाली बात हो जाती है कि वो करेंगे क्या, अपने गाँव से पैसे मंगवाएंगे, और वे उत्पादकता घटने के लिए कारणभूत भी है। अब उत्पादकता क्यों घट रही है, क्योंकि न तो वो खेतों में काम कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, और न वो शहर में कर पा रहे हैं, तो जो उत्पादन किया जाने वाला था, बढ़ाने वाला था, वो भी उससे कम हो जाता है। संपूर्ण बेरोजगार का प्रमाण 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। जो उम्र होती है ना 15 साल से 25 साल तक की, ये ऐसी उम्र है जो व्यक्ति काम करने के योग्य भी होता है, काम करने का इच्छा भी रखता है, सक्षम भी होता है, लेकिन इनको फिर भी काम नहीं मिलता है। संपूर्ण या खुली बेरोजगारी का आधारभूत तौर पर प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है।
फिर भी उनके मापन की 3 पद्धतियाँ होती है। रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण के द्वारा, श्रम आपूर्ति के न्याय दर सर्वे के द्वारा और जनगणना के आंकड़ों के द्वारा। ये जो 3 पद्धतियाँ हैं प्रचलित है किसके लिए? ये बेरोजगारी के मापन के लिए प्रचलित है 3 पद्धतियाँ। रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण, श्रम आपूर्ति के न्याय दर सर्वे के द्वारा और जनगणना के आंकड़ों के द्वारा पता चल जाता है कि बेरोजगारी की समस्या कितनी दर से है। अभी हमने पढ़ा खुली बेरोजगारी, आप पढ़ेंगे अर्ध बेरोजगारी। श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य को स्वीकार करना पड़े तो इसे अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। व्यक्ति में जो योग्यता है उसका पूर्ण रूप से वो उपयोग नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति में है, अब उसको अच्छा मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, लेकिन उसको उसके अनुसार काम नहीं मिल पा रहा, अच्छी हॉस्पिटल वगैरह में उसको जॉब नहीं मिल पा रही, तो क्या करेगा? कहीं पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फिर वो उसमें ट्राई करने लग जाता है। अब उसे ही वो स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ऐसे लगता है ना, नहीं से तो अच्छा है, बेरोजगार रहने से तो बढ़िया है, काम कुछ तो करें। यानी अल्प योग्यता, अब कम के लिए शक्ति वाले कार्य, अब उसको फिर वो ही स्वीकार करना पड़ता है, जिसको अर्ध बेरोजगारी कहते हैं। यानी बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण सक्षम काम करने वाला व्यक्ति भी उसके पास नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या हुआ? अर्ध बेरोजगार कहलाता है। श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष के जितने दिन काम करने की वृत्ति या शक्ति का संदर्भ में सक्षम हो। व्यक्ति क्या होता है? रोज कितना काम कर सकता है, साल में कितना कर सकता है, घंटे कितना काम कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है, उसके संदर्भ में। अब वो इतना, उसमें इतनी कितनी कैपेसिटी है, कितना काम करने योग्य वो व्यक्ति है कि कम घंटे या दिन का ही काम मिले तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि जो 5 घंटे काम करने के लायक है, तो 5 घंटे वो काम करेगा, यानी वो जितना काम करेगा उतने पैसे मिलेंगे। लेकिन होता क्या है कि उसको 5 घंटे के अनुसार उसे काम मिल ही नहीं रहा, तो क्या हुआ? वो अर्ध बेरोजगार, यानी 3 घंटे का ही काम है, अब 2 घंटे तो फालतू ही बैठा है, यानी वो आधा बेरोजगार हो जाता है, जबकि वो काम कर सकता है, योग्यता है, सक्षम है। उदाहरण, किसी औद्योगिक इकाई या कृषि में श्रमिक को 8 घंटे के बदले केवल 5 घंटे ही काम करने को मिले तो वह अर्ध बेरोजगार हो गया। आज समझ में, एक व्यक्ति को अगर वो 5-7 घंटे काम करने के लायक है और उसके 2-3 घंटे कम कर दिए जाए, तो अब जितने घंटे कम होंगे वो जितने घंटे काम करेगा उतने उसका वेतन मिलेगा। ये भी है उसमें। ऐसा तो है नहीं कि 5 घंटे का काम उसको 3 घंटे का काम दिया, 5 घंटे के पैसे देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए वो अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। इसी तरह भारत के ग्रामीण विस्तार में कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली मौसमी बेरोजगारी भी अर्ध बेरोजगारी का ही एक रूप है। कारण कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों की बुआई कटाई के मौसम में ही काम मिलता है। अब एक बार जब या तो शुरू में क्या होता है कि फसल में बीज वगैरह डालते हैं, तब श्रमिकों की ज़रूरत होती है, बस उसको पानी देने का होता है। लेकिन लास्ट में कब काम होता है? यानी बुआई, बीज वगैरह डालना, और लास्ट में कब जब फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो उसकी कटाई के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब बाकी वो जो बीच में जो समय था, अब उसमें वो क्या करें? उनके पास तो कोई काम ही नहीं, यानी फिर वो ऐसे में वो काम से वंचित रह जाते हैं। यानी काम करने के लायक तो है, लेकिन काम है ही नहीं। बुआई भी हो गई, अब फसल तैयार होगी, उसके बाद उसकी कटाई होगी जब उनकी ज़रूरत होगी, तथा शेष समय में वे काम से वंचित रहते हैं। अब बाकी का समय क्या रहता है? कुछ भी नहीं, बैठे हैं घर में। भारत में अधिकतर कृषि किस पर आधारित है? बारिश के ऊपर आधारित है। जब बरसात आती है तब फिर कृषि की फसलों की बुआई चालू होती है। भारत में सिंचाई की सुविधा अपेक्षाकृत प्रमाण में मर्यादित होने के इस कृषि क्षेत्र में इस तरह की मौसमी बेरोजगारी भी विशेष देखने को मिलती है। कई ऐसी जगह है गाँव में, कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब बारिश होगी तभी बुआई होगी। अगर बारिश होती है, बुआई हो गई, बारिश के बाद जब वो फसल तैयार हो जाती है तो कटाई हो जाती है। लेकिन बारिश के और बीच का जो टाइम है, कटाई के बाद का टाइम है, उसमें वो क्या करे? उसमें तो वो फिर फ्री बैठे रहते हैं, यानी बेरोजगार रहते हैं। यानी काम कब मिला उनको? जब उनकी फसलें तैयार थी, बाकी तो वो वंचित रहते हैं। इसीलिए इसे भी क्या कहा गया है? ये एक अर्ध बेरोजगारी कहलाता है।
ठीक उसी प्रकार कई शिक्षक व्यक्तियों को उनकी योग्यता, डिग्री, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण में काम न मिले तो कम योग्यता वाले काम को स्वीकार करना पड़ता है। अब एक टीचर है, वो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो अच्छे से डिग्री हासिल करा और कैपेसिटी इतनी है कि वो अच्छे पैसे कमा सकता है, लेकिन जब उसे उसके अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो वो क्या करता है, उसे जहाँ पे कम काम मिलता है यानी उसकी योग्यता के अनुसार नहीं मिलता तो भी वो अपने उस काम को स्वीकार कर लेता है, और उसे भी अर्ध बेरोजगारी ही कहते हैं, क्योंकि सेटिस्फाइज जिसे कहते हैं, भाई हाँ चलो संतुष्टि मिल रही है इससे। उदाहरण, कंप्यूटर इंजीनियर की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को गैरेज में नौकरी करने पड़े तो वह अर्ध बेरोजगारी है। अब कहाँ तो वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और कहाँ उसे वो कंप्यूटर इंजीनियर जो उसने डिग्री हासिल की है वो उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करता है, उसको जो गैरेज में नौकरी जो मिल रही है, अब बेरोजगार रहने से तो अच्छा ना जो काम मिले वो ही कर ले, तो उसे भी क्या कहा जाएगा, अर्ध बेरोजगारी ही कहा जाता है। अब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी हुई बेरोजगारी। इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में सविशेष बहुत ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, अपने भारत में। वैसे तो हर चीज़ भारत में देखने को मिलती है, जनसंख्या देखो, गरीबी देखो, बेरोजगारी देखो, ये सब चीज़ें हमारे भारत में ही देखने को मिलती है। ऐसा भी नहीं है, हम विकास कर रहा है, बहुत कर भी चुका और कर भी रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें फिर भी मिल रही है, कम मात्रा हो गई इनकी लेकिन मिल रहे हैं। हाँ, किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हैं। अब आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चल गई, नई विकसित हो गई कि उसमें व्यक्तियों की कम आवश्यकता होती है, लेकिन व्यवसाय में अधिक श्रमिक काम करने से के लगे हुए हैं, तो ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगारी कहे जाते हैं, यानी जहाँ पर उत्पादन में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है, अगर वो श्रमिक रखते हैं या नहीं रखते हैं तो उसके जब जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसे में भी उन श्रमिकों को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यदि उत्पादन में साधन और उत्पादन पद्धति दी गई हो और अति जनसंख्या वाले विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, नहीं के बराबर हो, ऐसे देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी वर्तमान है, ऐसा कहा जा सकता है। उपरोक्त तथ्य के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमित उत्पादकता शून्य होती है। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई है, जिससे रोजगार मांगने वालों की संख्या में ऊंचे दर पर बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे जितनी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, अब उन व्यक्तियों को रोजगार भी उतना ही चाहिए, यानी रोजगार मांगने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या में भी ऊंचे दर से वृद्धि हो रही है। किंतु देश में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का अपर्याप्त विकास होने से, यानी कम मात्रा में विकास होने से, रोजगार मांगने वालों का कृषि क्षेत्र पर बोझ लगातार बढ़ रहा है। अब जो और क्षेत्र में तो अपर्याप्त विकास हो रहा है, लेकिन करते क्या है कि जो कृषि क्षेत्र में अब सब उसी में लगेंगे तो उस पर बोझ ही बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जब खेती हमारी इतनी होती नहीं है, 2 लोग जब कर सकते हैं उसमें 4 जने अगर लग जाते हैं तो वो भी एक बोझ रूप हो जाता है। ऐसे विशेष श्रमिक, इन अधिक श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर किया जाए तो भी उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। अब जहाँ ज़रूरत 2 की है और 4 व्यक्ति है, तो जब 2 व्यक्तियों से काम हो जाएगा तो 2 की और ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो उससे उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे विशेष श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होने से ये श्रमिक क्या हो जाते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, क्योंकि इनका होना और नहीं होना दोनों ही बराबर है, तो उत्पादकता में भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उत्पादन ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं होगा। शहरों में भी उद्योग, व्यापार, वाणिज्य के क्षेत्र में इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने में को मिलती है। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित देखने को मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, से उसी तरह शहर के में उद्योग और जो व्यापार वाणिज्य है उसमें भी इसी प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है।
सामान्य तौर पर जिस व्यवसाय में श्रम कार्य परिवार द्वारा हो रहा है, यानी जो भी व्यवसाय है जिसमें मेहनत के द्वारा, श्रम कार्य के द्वारा, परिवार के द्वारा हो रहा है, श्रमिकों को वेतन मुद्राओं के स्वरूप में न चुकाया जा रहा, वहाँ प्रचंड बेरोजगारी होती है। पूरा परिवार लग रहा है काम में और उनको उनके अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक प्रचंड बेरोजगारी ही होती है। उदाहरण, यदि 10 हेक्टेयर ज़मीन का इष्टतम उपयोग किया जाए, यानी 10 हेक्टेयर अगर ज़मीन है मान लीजिए और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक 5 श्रमिकों को रोज़गार उपलब्ध करवाया जा सकता है, क्योंकि 10 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें 5 श्रमिकों के द्वारा भी काम किया जा सकता है। किंतु अन्य स्थान पर काम उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के अन्य लोग भी, सदस्य भी इसी कृषि कार्य में लग जाते हैं। अब और व्यक्तियों के पास जब काम होता ही नहीं है तो करेंगे क्या बैठे बैठे? उनको लगता है चलो खेत में ही चलो, और वो उसी काम में खुद भी लग जाते हैं। किंतु इनके कृषि में जुड़ जाने से कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। अब जितना उनके पास ज़मीन है, जितनी वो उपज कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं, वो तो उतनी ही करेंगे, चाहे 5 हो चाहे 2 हो। 5 व्यक्ति कर सकते हैं। अब वो 10 लग गए तो भी उसमें ऐसा तो है नहीं कि उसमें खेती ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जगह भी इतनी है और खेती करने वाले लोग भी अगर बढ़ जाते हैं तो उनके कृषि के उत्पादन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन 3 विशेष श्रमिकों की प्रचंड बेरोजगारी। अब जो एक्स्ट्रा जो 3 व्यक्ति लगे हैं, यानी जो 8 व्यक्ति हो गए, 5 की जरूरत थी और 8 व्यक्ति लगते हैं, तो जो 3 व्यक्ति जो लग रहे हैं उन्हें प्रचंड बेरोजगार ही कहा जाएगा। ऐसे श्रमिक बेरोजगार नहीं दिखाई पड़ते, किंतु इनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होने के कारण प्रचंड बेरोजगारी कहे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ खड़े रहेंगे, वो वहाँ काम तो करेंगे, लेकिन काम करने के बावजूद भी उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि उत्पादकता तो बढ़ेगा नहीं, यानी वो जितना था उतना ही रहेगा, इनके बढ़ने से भी कुछ ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब इन्हें क्या कहा जाएगा? प्रचंड बेरोजगारी कहा जाएगा। अब है चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों भिन्न व्यक्ति होते हैं, दोनों अलग व्यक्ति होते हैं। निवेशकर्ता यानी जो लगाने वाला होता है, बचतकर्ता जो सेविंग करता है, यानी ये दोनों ही व्यक्ति अलग होते हैं, जिससे समय समय पर इन दोनों वर्गों के बीच असमतुलता की स्थिति भी पैदा होती है। अब जब 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति में समानता हो ही नहीं सकती। 2 वर्ग जहाँ पे भी हो जाते हैं वहाँ असंतुलन यानी असमानता की भावना पैदा होती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में कभी तेजी तो कभी मंदी की स्थिति का सृजन होता है। अब ऐसी दशा में क्या हो जाता है? कभी तेजी और कभी मंदी। तेजी की स्थिति में अर्थवाद में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि का बढ़ोतरा रुझान होता है। जहाँ पर अगर तेजी की स्थिति है तो उसमें क्या होगा? पूंजी भी लगाई जाएगी, उत्पादन अधिक होगा, रोजगार इनकम भी अधिक होती है और रोजगार भी, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, कारण कि तेजी की स्थिति होती है। जबकि संपूर्ण अर्थ में अगर मंदी की स्थिति होती है, यानी इसका उल्टा हो जाता है, तो क्या होगा? चीज़ वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी। जहाँ पे ये उत्पादन वगैरह, आय, रोजगार इनमें बढ़ोतरी हो रही थी, अगर इसमें मंदी हो जाती है तो इसका विपरीत होगा, यानी चीज़ वस्तुओं की मांग में कमी हो जाएगी, कारण कि ये महंगी हो जाती है। परिणाम स्वरूप असरकारक मांग के अभाव में उद्योगों का उत्पादन घटाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं? जब सामान बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, उत्पादन वगैरह तो खूब होके करके रख लिया, लेकिन मांग ही नहीं हो रही है, तो उनका करेंगे क्या? तो फिर क्या करेंगे? मांग की कमी के कारण उत्पादन को घटाना पड़ेगा, अथवा उत्पादन इकाई बंद करनी, या फिर क्या करेंगे? कुछ समय के लिए उत्पादन को बंद कर देंगे। अधिकांश श्रमिक को काम से दूर किया जाएगा। जब सामान बिक ही नहीं रहा है, पड़ा है, इकट्ठा हो रहा है, तो करेंगे क्या? काम उत्पादन नहीं होगा तो श्रमिकों की भी जरूरत नहीं होगी, और श्रमिक नहीं होंगे तो उनको काम से हटा दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ मंदी बेरोजगारी का कारण। अब ये बेरोजगार कौन से हुए? ये मंदी थी इसलिए ये बेरोजगार हो गए। जैसे कि अभी लॉकडाउन में काफ़ी सारे मजदूरों को इसीलिए निकाल दिया गया, क्योंकि जब लॉकडाउन है, लोगों की मांग ही नहीं हो रही, लोग कोई चीज़ खरीद रहे नहीं है, तो जो उत्पादन था वो उससे क्या वैसा पड़ा है, उसमें उत्पादन बढ़ाया नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे? उस सामान को जब वो इकट्ठा होता है तो फिर नया सामान तो बनाने से रहे, नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा रहा, तो जब वो सामान पड़ा है तो उस समय क्या करेंगे? उत्पादन को बंद कर देंगे, जो उसमें श्रमिक जो काम कर रहे थे उनको वहाँ से निकाल देंगे। और ये अभी लेटेस्ट ही एग्जाम्पल है जो अभी हमारे इसमें कोविड-19 के लॉकडाउन में हुआ है। इस प्रकार यहाँ मंदी बेरोजगारी। अब जो कई लोग हैं, मंदी के कारण
बेरोज़गार हुए, क्योंकि मंदी हो गई चारों तरफ। अब वो है क्या, बेरोज़गार हो गए। इसीलिए इस बेरोज़गारी को चक्रीय बेरोज़गारी या मंदी जन्य बेरोज़गारी या व्यापार चक्रीय बेरोज़गारी, यानी इसे कुछ भी कह सकते हैं। जैसे चक्रीय, अब चक्रीय ऐसा उल्टा चला, चक्र घूमता रहता है, चक्रीय ऐसा चला कि वो बेरोजगार हो गए, मंदी थी इसके कारण बेरोजगार, या फिर व्यापार में उत्पादन नहीं होने के कारण वो व्यक्ति बेरोजगार हो गए। यानी इन्हें हम कुछ भी कह सकते हैं, तीनों सेम ही चीज़ है। सन 1929 से 30 में अमेरिका में आई महामंदी की असर विश्व के ज़्यादातर देशों में देखने को मिली। जब 1929 से 1930 में जब अमेरिका में जब मंदी की स्थिति आई थी, तो उसका असर कहाँ पर पड़ा, विश्व के ज़्यादातर देशों में पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि विश्व के ज़्यादा आयात निर्यात अमेरिका से होते हैं, तो उसका असर सभी देशों पर पड़ा है। इसीलिए इस मंदी को विश्व महामंदी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा था जहाँ पर मंदी की स्थिति आई तो उससे समस्त विश्व में मंदी आई, इसीलिए सभी देशों में भी देखने को मिली, तो इसे विश्व महामंदी कहा जाता है, जो आई थी 1929 से 30। वर्तमान समय में भी कई बार अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। भारत में भी पूंजीवादी बाजार तंत्र का अस्तित्व होने से कई बार इस प्रकार की चक्रीय बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। जैसे कि भारत के हीरा उद्योग में कई बार इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। अभी हमारे यहाँ, जैसे अपन लोग यहाँ के हैं, गुजरात के हैं, और अपने लेटेस्ट अपन तो सूरत के ही हैं, तो सूरत में भी अपन हमने देखा ही है कि कितने ही लोगों के जो डायमंड से जुड़े हुए हैं उनको बेरोज़गार होना पड़ा, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। और कपड़ा मार्केट में भी यही चला कि दुकानें जब बंद है, फैक्ट्रियाँ जब बंद है, तो उसमें भी काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए हैं। चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए राज्य की उत्पादकता विकास लक्ष्य कार्यों में पूंजी निवेश में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। यानी लोगों की बेरोजगारी बेरोजगारी को दूर कब किया जा सकता है, जब लोगों को अधिक से अधिक, काफ़ी सारे लोगों को, यानी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। अब रोजगार उपलब्ध होंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी, जिसके कारण ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे लोगों की आय बढ़ने से असरकारक मांग में बढ़ोतरी होगी। अब जब लोगों के पास पैसा आएगा तो अपने आप ही चीज़ वस्तु खरीदने लग जाएंगे, यानी मांग में भी बढ़ोतरी होगी। अब मांग में बढ़ोतरी होगी तो फिर उत्पादन भी करना पड़ेगा, यानी उसके जरिए उत्पादन में भी वृद्धि होगी। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी, परिणाम स्वरूप चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। आज हमने पढ़ा बेरोजगारी, यानी संपूर्ण बेरोजगारी क्या होती है, यानी जो व्यक्ति काम करने के लायक भी है, योग्यता भी रखते हैं, और उन्हें उनके अनुसार उनको काम मिलता ही नहीं, अनुसार नहीं, उनको कोई सा भी काम नहीं मिलता है, तो वो होते हैं या तो पूरे बेरोजगार या खुली बेरोजगारी, दोनों एक ही चीज़ है। अर्ध बेरोजगार किसको कहते हैं, जिसमें योग्यता और उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए, जैसे उनको कम समय के लिए ही काम मिल पाता है, वो करने के लायक तो है, 5 घंटे काम करने योग्य है, सक्षम है, लेकिन 5 घंटे की जगह पर उनको 3 घंटे ही काम मिलेगा, तो उनको उसके अनुसार उनकी इनकम मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी, तो वो होते हैं अर्ध बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगार किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो प्रच्छन्न व्यक्ति किसे कहते हैं, प्रच्छन्न टेक्नोलॉजी, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं कि व्यवसाय में जो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षा का अधिक श्रमिक काम में लगे हुए, मान लो अब वो अगर टेक्नोलॉजी से चल रहा है वो काम, यानी मशीनों के द्वारा चल रहा है, तो मशीनों से जब काम हो रहा है तो उसमें अगर श्रमिक हटा भी दिए जाएंगे तो उससे प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पन्न होगी, यानी काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें उत्पादन जितना होना है उतना ही होगा, लेकिन वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। चक्रीय बेरोजगारी यानी जो समय के अनुसार परिवर्तित होती है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल भी मैंने जस्ट अभी दिया है लॉकडाउन वाला, कि कोविड-19 में अभी जो अपने यहाँ लॉकडाउन हुआ है उसमें काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए थे। आज का लेक्चर हम यहीं पे रोक देते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेरोज़गारी वाला, और अभी तो आप लोग इसको अच्छे से समझ भी सकते हो, क्योंकि अभी ये सब कुछ हुआ ही है, लेटेस्ट में ही हो रहा है, अभी कुछ सही होने लग गया, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे, और मैं कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं 2 नवंबर से, हमने सिलेबस भी डाल दिया है, तो आपको उसके अनुसार तैयारी करनी है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।